मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ एक नया उपन्यास, गुनाहों का देवता। पद्मश्री डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार रचना मानी जाती है। इसकी अपार प्रसिद्धि इसी बात से समझी जा सकती है कि विगत वर्षों में भारत की विभिन्न भाषाओं में इसके 100 के करीब संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 1949 में प्रकाशित यह उपन्यास आदर्शवाद की भूमि पर पनपते हुए यूटोपियन प्रेम को रेखांकित करती है। अपनी युवावस्था में लिखी इस प्रेम कहानी को भारती जी ने एक ऐसा मॉडर्न रूप दिया है कि युवा पीढ़ी आज भी इसे उन्माद और जज्बात का जीवन दर्शन मानती है। उपन्यास गुनाहों के देवता की जो कहानी है वह चंदर और सुधा के बीच चलती है। यह कहानी चंदर और सुधा के बीच अव्यक्त किस्म के प्रेम की है। प्रेम जो दोनों ही पूजते हैं, किंतु कोई भी स्वीकार करने की चेष्टा नहीं करता और न स्वीकृति की जरूरत ही समझता है। दोनों एक दूसरे को खुश तो देखना चाहते हैं, पर सामाजिक बेड़ियों से इतने जकड़े हुए हैं कि आदर्शवाद को मन में बसाकर अपने इस प्रेम की बलि देना ही उचित समझते हैं। कहानी की शुरुआत से ही उनके बीच परस्पर झगड़े और प्रेम के प्रसंग दिखाए गए हैं। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह ही उसे सम्मान भी दिया। वहीं चंदर अनजाने में ही सही पर सुधा का सस्नेह ख्याल रखता था। घर भर में अल्हड़ पुरवाई की तरह तोड़ फोड़ मचाने वाली सुधा चंदर की आंख के एक इशारे से शांत हो जाती थी। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार इतना स्वाभाविक था कि जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। मित्रों, उपन्यास को दो भागों में बांटा जा सकता है, जहां दोनों ही विचार प्रवाह अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। जहां शुरुआती भाग में भारती जी ने एक सैद्धांतिक प्रेमी की मानसिकता दर्शाई है, वहीं दूसरे भाग में प्रेम में स्थापित तृष्णा को उकेरा है और बताया है कि वास्तव में प्रेम सभी सिद्धांतों के परे है। कहानी में ये मोड़ तब आता है जब सुधा का विवाह हो जाता है और चंदर एवं सुधा अलग हो जाते हैं। फिर नायक नायिका के वियोग में इतना आहत हो जाता है कि अपने जहन में बैठाए प्रेम की परिभाषा को संकित नजरों से देखने लगता है। चंदर एकांत खोजते हुए एक ईसाई लड़की पम्मी की शरण में पहुंचता है, जो खुद आत्मिक और शारीरिक प्रेम के द्वंद्व में फंसी है। उसे ऐसा लगने लगता है कि प्रेम और कुछ भी नहीं, अपितु सिर्फ मांसलता की ललक है। बिना उपासना के प्रेम हो ही नहीं सकता। पूरे उपन्यास में प्रेम को लेकर सभी पात्रों का अपना एक अलग नजरिया है। कोई कृष्ण बनने के लिए गुनाह किए जाता है, तो कोई मीरा बनकर अपने वैवाहिक जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाती। किसी को अपनी मृत पत्नी पर शक है, तो कोई अपने पति से नाराज है। अलग अलग पात्रों ने बखूबी अलग अलग रंग सामने लाए हैं। उपन्यास के हर पड़ाव पर तराजू की सुई पवित्र प्रेम और वासना के बीच अटकी रहती है। कभी आदर्श का पलड़ा भारी पड़ता है, तो कभी मांसलता का। उपन्यास में न केवल भावना और वासना के बीच संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, बल्कि आधुनिक शिक्षित मध्यवर्गीय समाज की ढुलमुल मानसिकता और रूढ़िग्रस्तता को भी बखूबी दर्शाया गया है। डॉक्टर शुक्ला, जो कि कहानी के तथाकथित बुद्धिजीवियों में शामिल होते हैं, अंतर्जातीय विवाह पर उनके खुद के विचार कुछ इस प्रकार से हैं। जब अलग अलग जाति में अलग अलग रिवाज हैं, तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। किंतु फिर सुधा के मरणोपरांत उनके इन्हीं खोखले आदर्शों को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। इसके अतिरिक्त यह उपन्यास नारी दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। पम्मी वासना के खोखलेपन और तलाक की समस्या को उभारती है। सुधा मध्यवर्गीय नारी समाज की महिला के कई रूपों को आगे करती है, तो गेसु आजीवन कुमारी रहने का निश्चय करके नारी के त्याग का एक अलग रूप
लोगों के सामने रखती है। बिनती गांव के उन लड़कियों को दर्शाती है जो शहर के कोरे आदर्शवाद से दूर रहकर जिंदगी को यथार्थवादी चश्मे से देखने की कोशिश करती है। और अंत तक आते आते सुधा भी परिस्थितियों के अधीन होकर धार्मिक और सामाजिक उत्थान के नाम पर पुरुषवाद को बढ़ावा देने वालों पर तीक्ष्ण व्यंग साधते हुए कहती है, हिंदू गृह तो एक जेल होता है जहां कैदी को उपवास करके प्राण त्यागने की भी इजाजत नहीं रहती, अगर धर्म का बहाना न हो। इसी प्रकार धर्मवीर जी ने हर मूल्य, उसूल और सिद्धांत को जांचा है और पाठकों को उस रण मध्य में लाकर खड़ा किया है जहां वही सिद्धांत टिक सकते हैं जिसकी नींव यथार्थ के धरातल में है। यह कहानी हर उस पुस्तक प्रेमी को पढ़नी चाहिए जिससे भावों के अनियंत्रित वेग का अनुभव करना हो। कहानी प्रेम को एक नई परिभाषा देती है। प्रेम पवित्रता ही नहीं वरन त्याग की पराकाष्ठा है। साधारण भाषा में लिखी गई यह पुस्तक समाज का दर्पण दिखाती है। लेखक ने इतने सरल दृष्टांत बनाए हैं कि किरदारों से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगता है। उपन्यास का अंत बेहद मार्मिक है जो निश्चित ही पाठकों को झिझोड़ देता है और अंत तक पढ़ने पर एहसास होता है कि लेखक द्वारा किया गया कार्य असाधारण है। तो मित्रों, यह था गुनाहों के देवता का एक संक्षिप्त सारांश और अब मैं आता हूं उपन्यास गुनाहों के देवता के वाचन पर। तो मित्रों, लीजिए सुनिए गुनाहों का देवता उपन्यास के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बधे बधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाली सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबहें मलयजी, दोपहरें अंगारा, तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और पर्ती की तो कमी ही नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित होकर कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो भी हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नस्टर्सियम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोसीजा की तरह कल्कियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पाँव फटने से पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूं वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक, प्रभाती गायक, फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लान पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का
पश्मीने का लंबा कोट जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जींस की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडीलें। भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थीं और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसई रंग के उस फूल पर गहरे बैजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चार्ट डाली, अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती है तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छे, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार तुम तो जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आज तक तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराया नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के तालुकेदार, हंसमुख, फप्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को ही है। मदद की है उन्होंने। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं? नहीं, उनसे अलग होकर ही यहां आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक एक लोटस पॉन्ड तक ही घूम लें। लोटस पॉन्ड मित्रों मतलब कमल सरोवर। फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूलती हुई। कोई प्रेमी है या फिलासफर? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निर्कृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूं। ये रविंद्र विसारिया है, एमए में पढ़ता है। आओ तुम्हें मिलाएं। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसारिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर विसारिया बोला, आहा, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही है। कपूर विसारिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार सगल की चीज,
छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई विसारिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? विसारिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है और क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते कि जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार कार्तिक या फागुन चैत, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसारिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसारिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूं। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र विसारिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में कोई और काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? विसारिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूं। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा दिया। देखो, कपूर का मतलब तुम नहीं समझे। उनका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत बड़े शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसारिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर विसारिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूं। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे, अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसारिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसारिया बोला। ठाकुर साहब बिसारिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसारिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में। वे लोग आ गए। अब कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं,
हाँ क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज्यादा काम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। धत, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेपती और मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। ओह, यह देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहां संख्याएं हैं वहां खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है यह, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गई। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं तुम्हें चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो जाओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, चारों कविता किताबें उठा लाई? समझ में आएगी तुम्हारे ये सब? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जा। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। चंदर बोला, चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूखकर गोभी हो रहा था, चाय नहीं पिएंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती के लिखे गए उपन्यास गुनाहों के देवता के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास गुनाहों के देवता के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।